चौकीदार बनाओ। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। और जब आंधी तूफान आता है तो फायदा उन्हीं 15 लोगों की कंपनी को होता है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। 2019 की सरकार बनेगी। विश्व की पुकार है ये, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पहले राहुल गांधी को लोग सोनिया और राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का पोता या फिर प्रियंका गांधी के भाई के रूप में संबोधित करते थे, लेकिन एक साल में उनकी इमेज बदल चुकी है। अब लोग साफ कहते हैं और सीधे कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। जिस राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष संसद की गरिमा को बनाए नहीं रख पा रहा है, वो आज भारत का प्रधानमंत्री बनने का यह स्वप्न देखा। जानते हो ना राहुल बाबा को, जानते हो ना? आगरा में गए थे तो उन्होंने कहा हम आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। आपके यहां भी आलू होता है ना, फैक्ट्री में होता है क्या? राहुल जी से कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा ना 15 मिनट बोलूंगा। नरेंद्र भाई ने क्या कहा, बोलो भैया बोलो, लेकिन बिना कागज के बोलो। क्या मोदी का विकल्प राहुल गांधी हैं? क्या मोदी को टक्कर देने वाले राहुल गांधी हैं? क्या मोदी का विकल्प राहुल गांधी हैं? अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री पद के इकलौते दावेदार राहुल गांधी ही होंगे। अचानक एक आ गया, आज के दौर की सियासत के ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश की आवाम की जुबां पर आम हो चले हैं। जो होगा तो होगा। राजनीति में आम बात है, अपनी पार्टी रख दी, खुद की पहचान मैं ही सियासत में आगे प्रधानमंत्री बन बढ़ने के रास्ते खोलती है। फिर चाहे लहर पक्ष में हो या फिर खिलाफ, लेकिन पहचान को दरकिनार न किया जाए। कम से कम राहुल गांधी जब से सियासत में आए हैं तब से उनके बारे में बातें तो जरूर होती रही हैं। ये अलग बात है, कभी मजाक तो कभी उनकी मिसाल दी जाती रही है। जब से राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान आई है तब से एक परिपक्वता देखी जा रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं अब राहुल गांधी वो पुराने वाले राहुल गांधी नहीं हैं जो बात बात पर बिगड़ जाते थे। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने न सिर्फ मजबूती से खड़े होते हैं बल्कि कुछ राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश में भी जुटे हैं। राहुल के व्यक्तित्व में आया ये परिवर्तन ही उन्हें सियासत के बिग बॉस के पायदान तक ले आया है। मछा होना ये एक परसेप्शन होता है। बिल्कुल सही है कि जो राहुल 2014 में थे वो 19 में नहीं है। गुजरात चुनाव के बाद राहुल का एक नया चेहरा सामने आया और वो चेहरा था एक सीरियस पॉलिटिशियन का जो जुझारू है। सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते कद का आकलन करेंगे और कैसे वो सियासत के धुरंधर बन चुके हैं, परत दर परत इस बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको कुछ पीछे लिए चलते हैं जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया था जिससे उनके भविष्य पर ही सवाल उठने लगे थे। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. 6 साल पहले वो तारीख थी 27 सितंबर 2013।
दागी नेताओं को बचाने वाले इस अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी ने ऐसा बगावत का बिगुल फूका था कि उस समय इस अध्यादेश की तरफदारी करने वाले कांग्रेसी नेता और मनमोहन सरकार के मंत्री भी राहुल के तेवर देखकर एक एक कर पलटी मारने लगे थे। राहुल के इस रवैये पर उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पूरी तरह से हैरान रह गए थे। हाल ये था, मनमोहन सिंह को भी मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा था वो देश वापस लौटने के बाद फिर से कैबिनेट में अध्यादेश पर चर्चा करेंगे। राहुल का दागी नेताओं वाले अध्यादेश के खिलाफ जाना सही था या गलत, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये पहली बार था जब राहुल गांधी ने अपनी अलग राय रखी थी, या यूं कहें पहली बार वो इतने मुखर होकर सामने आए थे। राहुल गांधी ने पार्टी से अलग राय रखकर सबको चौंका दिया था। राहुल के तेवर को देखते हुए उनको नकार पाना बेहद मुश्किल था। हालांकि इस हरकत से उनका काफी मजाक भी उड़ा था। राहुल का उस समय जो उन्होंने फाड़ा था वो एक तेवर तो अच्छा था, एंग्री यंग मैन का तेवर था, देश को अच्छा भी लगा, दुनिया को अच्छा लगा, लेकिन वो कोई मैच्योर डिसीजन नहीं था। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ना गवर्नमेंट का डिसीजन, यूनियन कैबिनेट का डिसीजन, वो आप ही के अपने इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करता है। तो मैच्योर तो नहीं था, लेकिन एंग्री मैन की इमेज, एक एंग्री यंग मैन की इमेज जरूर होगी। कई बार ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी सियासत में बचकाने लगे, लेकिन देर से ही सही आज राहुल गांधी उस मुकाम पर हैं जहां वो कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। राहुल की पॉलिटिक्स का दर्जा अव्वल इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उनकी परिपक्वता का उदय ऐसे वक्त में हुआ जब सामने नरेंद्र मोदी जैसा दमदार नेता है जिसने बीजेपी को अब तक स्वर्णिम काल दिखाया है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले देश में मोदी लहर थी, बीजेपी की एक तरफा जीत में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई थी। उसके बाद महज 3 राज्यों तक सिमटने वाली कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर आने वाली थी। लेकिन राहुल गांधी शायद खुद को तैयार कर रहे थे और बतौर महासचिव कांग्रेस के हर छोटे बड़े फैसले में रायशुमारी करने लगे थे। मां सोनिया गांधी भी वक्त की नजाकत को समझ रही थी, लेकिन सवाल उठने लगा था राहुल गांधी आखिर कब कांग्रेस की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के लिए काम करना पहले ही शुरू कर दिया था। ये अलग बात है वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अध्यक्ष बनने से पहले पंजाब, गुजरात और कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने काफी मेहनत की थी। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर एंट्री कराई और बीजेपी में बेचैनी पैदा कर दी, क्योंकि राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताने में भी वो गुरेज नहीं कर रहे थे। एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। कम से कम राजनीति को हमारी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ये वो नौजवान है जिसका नामांकन स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया जी कर रही हैं। माथे पर तिलक और गले में माता की चुनरी। राहुल का ये रूप मुस्लिम टोपी से अलग था। अब राहुल गांधी में एक सियासी पंडित नजर आने लगा था, जो कुछ हद तक कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिमों की हितैषी वाली पार्टी के आवरण से बाहर लाने का फैसला कर चुका था। इसीलिए कई मौकों पर मुस्लिम टोपी पहनकर दिखने वाले राहुल गांधी ने मुस्लिम टोपी से भी थोड़ा परहेज करना शुरू कर दिया। एक रोज रोजा इफ्तारी की पार्टी में राहुल को उनके समर्थकों ने मुस्लिम टोपी पहनाई, जिसे राहुल ने तुरंत उतार दिया था। इन राज्यों को अगर देखें, गुजरात को देखें, बहुत साफ है कि किसानों की नाराजगी थी। एग्रेरियन डिसकंटेंट बहुत साफ दिखाई देता है। इन लोगों ने ऐसा नहीं था कि किया नहीं था, डेवलपमेंट पैरामीटर्स में इन तीनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर से खराब नहीं किया था,
और खास करके छत्तीसगढ़ ने तो बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन एक तरफ यह था कि किसानों की नाराजगी थी, अब उसका विकल्प कौन बनता। तो सॉफ्ट हिंदुत्व लेके जब राहुल गांधी पहुंचे तो ये उनका खैर मकदम जनता ने किया। उसकी सिंपल सी थ्योरी है कि एक शून्यता क्रिएट होती है अगर हम किससे नाराज होते हैं, और उसको कोई दूसरा अगर तत्काल फिल कर लेता है, उस जगह पे आ जाता है, तो हम उसकी तरफ हो जाते हैं। ये राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व। राहुल गांधी के प्रचार का भी असर कह सकते हैं कि गुजरात और कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी। आखिरी वक्त तक माहौल की गंभीरता समझते हुए मोदी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी। कर्नाटक में भी बीजेपी को कांग्रेस के सामने पसीना आ गया था। हालांकि कर्नाटक में राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पहले तो इस बात में दिखी कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर सिद्धारमैया और उनके विरोधियों के बीच सुलह समझौता कराया। फिर चुनाव के बाद कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के पद का प्रस्ताव देकर भाजपा की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। कर्नाटक में बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार साझा रूप से कांग्रेस ने बनाई। इन दो चुनाव के बाद से जनता ने और बीजेपी ने दोनों ने राहुल गांधी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने पहला लोकसभा चुनाव 2004 में अमेठी से लड़ा था और जीता था। भारत के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग में काफी ज्यादा वक्त लगा। 2004 से 2014 तक शुरुआती 10 सालों में उनकी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। लेकिन राहुल गांधी से जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। अक्सर अभाव ही जीवन में उम्मीदों को पैदा करता है। शायद सत्ता जाने के बाद और कांग्रेस के करीब करीब जमींदोज होने के बाद ही राहुल को सियासी पिच पर खेलने का पूरा मौका मिला। 2014 के बाद से ही राहुल ने जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर पूरी तरह से लेना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रयोग भी किए। दलित के घर जाकर खाना खाया, भट्टा पारसौल में बाइक पर बैठकर किसानों के बीच भी जा पहुंचे थे और फटा कुर्ता दिखाकर मोदी सरकार पर तंज कसने से भी नहीं चूके थे। फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा। नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा। मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी का सियासी कद 2017 के बाद से बढ़ने लगा और 2018 आते आते राहुल ने कई मौकों पर कमाल का भाषण देकर अपनी शैली और सोच का दीदार करा दिया। जरा याद कीजिए संसद में राहुल का वो भाषण जब राफेल डील पर मोदी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा था। ये पहली बार था जब राहुल ने राफेल को करप्शन का मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को संसद में जवाब देने पर मजबूर कर दिया था। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। राहुल के ओजस्वी भाषण से कांग्रेसी नेता खुशी हो रहे थे कि राहुल ने एक गलती कर दी। भाषण के बाद वो पीएम मोदी से गले मिले थे और फिर सीट पर आकर बैठे तो आंख मार दी। इसके बाद सोशल साइट पर वो काफी ट्रोल हो गए। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है।
टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। राहुल की हरकत पर कांग्रेस बैक फुट पर थी, लेकिन राहुल गांधी आगे की सोच रहे थे। पहले जो राहुल अक्सर अंग्रेजी में संवाद स्थापित करते थे, वो हिंदी में भाषण देने लगे और अपने ऊपर बनने वाले जोक्स और उपनाम को भी मजाक में लेने लगे थे। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। आंख मारने को लेकर राहुल ट्रोल हुए, लेकिन राहुल के दिलो दिमाग में आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति चल रही थी। इन चुनावों में कांग्रेस ने राफेल और किसानों से जुड़े कर्ज के राष्ट्रीय मुद्दे को उठाया, जिसने कांग्रेस को मजबूत कर दिया। इसके साथ ही राहुल के मंदिर मंदिर जाने के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे ने भी कांग्रेस को खूब धार दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के मंदिर मंदिर घूमने पर बीजेपी ने खूब सवाल उठाए, यहाँ तक कि राहुल का गोत्र तक पूछ लिया। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जैसे पहले जनेऊ दिखाया था, वैसे ही गोत्र बताकर बीजेपी की सियासी चाल को फीका कर दिया। शिव जी के साथ जिस प्रकार का आप भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, आपको शिव जी कभी माफ नहीं करेगा। आप अपना गोत्र भी बताएं और हिंदुओं को भ्रमित करने की चेष्टा न करें। आप कहीं जाते हैं हरिद्वार में या कहीं पूजा पाठ करते हैं तो आपसे मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं। जब पुजारी मंत्र पढ़वाते हैं तो वो खुद कहते हैं आप अभी आपकी जाति बोलो, पिता का नाम बोलो, गोत्र बोलो, नहीं कहते हैं क्या जी? उसको लेके वे इश्यू बना रहे हैं, अनावश्यक इश्यू बना रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। एक तरफ बीजेपी से टक्कर, दूसरी तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह। राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद 5 राज्यों के चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह थे, लेकिन राहुल ने रणनीति काफी पहले ही बना ली थी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने अपने खेमे साफ दिख रहे थे। राहुल गांधी ने इन सभी को एकजुट कर दिया। आपसी संतुलन स्थापित करने के लिए उन्होंने जहां कमलनाथ जैसे अनुभवी व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस समिति की कमान सौंपी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बना दिया। वहीं संगठन के अंदर दिग्गी राजा की भी भूमिका तय कर दी। ऐसी ही स्थिति राजस्थान में भी थी। सचिन पायलट काफी पहले प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बना दिए गए थे, लेकिन अशोक गहलोत का खेमा भी पूरी तरह से सक्रिय था। वहां भी टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक में राहुल गांधी ने दोनों खेमों के बीच संतुलन बनाया। फिर जब नतीजा आया तो कांग्रेस में राहुल की जय जयकार थी। हालांकि सीएम पद को लेकर भी खींचतान थी। राहुल गांधी ने अनुभव और युवा जोश दोनों को तरजीह देते हुए एमपी राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ को भी साध लिया। ऐसा कहा जाना पूरी तरह से सच नहीं है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस की जीत का पूरा श्रेय केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी को ही दिया जाए, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में स्थानीय स्तर पे जो एक प्रदेश सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रति लोगों में नाराजगी थी, लोगों में एक बदलाव की इच्छा थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कई राज्यों में कांग्रेस का पुनर्जन्म कराया है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर राहुल को खुद को साबित करना अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल जुटे हैं, जहां एक तरफ महागठबंधन को धार देने की जिम्मेदारी संभाली है, वहीं मोदी के खिलाफ मजबूत प्रचार भी वो कर रहे हैं। कम से कम राफेल डील और किसानों के कर्ज का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बड़ा अस्त्र बना लिया है। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन जब तक नहीं आएंगे। अलवर के युवाओं, अब एक नया नारा चला है, सुनो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राहुल इस बात को बखूबी जानते हैं, अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना होगा। इसके लिए राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को चुनावी समर में उतार दिया है।
पूर्वी यूपी का प्रभार देकर प्रियंका की एंट्री से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। अगर प्रियंका कामयाब हो जाती हैं, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस यूपी में खोई जमीन वापस पा सकती है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के सहारे कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, तो राहुल के अलावा प्रियंका भी पीएम के लिए चेहरा हो सकती हैं, जिसे महागठबंधन में स्वीकार्यता मिल जाए। प्रियंका का राजनीति में आना मुझे लगता है एक ऐसे कार्ड के तौर पे था जिसे कांग्रेस पार्टी उस समय तक के लिए रोक के रखे हुए थी जब तक उसकी अत्यंत आवश्यक जरूरत ना महसूस की जा रही हो। ये तो तय ही है कि राहुल और प्रियंका का जो कॉम्बिनेशन है, इससे कांग्रेस के प्रचार को एक धार तो मिली है। राहुल गांधी बेशक पहले से बेहतर हुए हैं। बतौर अध्यक्ष 3 राज्यों में जीत का सेहरा बंधने से हौसला भी बुलंद है, लेकिन बीच बीच में उनकी समझ और सियासत पर सवाल भी उठ जाते हैं। जिस वक्त में पुलवामा अटैक के बाद देश एकजुट था, एयर स्ट्राइक से देश का जोश हाई था, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने सबूत मांगकर बीजेपी को टक्कर दे रही कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए ये महामिलावटी लोग सामने आ गए। एक बात तो साफ है, विवाद कितने भी जुड़े, लेकिन राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब जनता पर छोड़ दो। इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी रणनीति के विस्तार को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखा। बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के अलावा दक्षिण भारत में भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में 58 साल बाद अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मुद्दे टटोले गए। लेकिन वहां भी राहुल ने राफेल और किसान का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे कहां बीजेपी को घेरने वाली है, राहुल धीरे ही सही एक मंझे हुए रणनीतिकार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और इस बीच में राहुल का बदला अंदाज उन्हें हर वर्ग से जोड़ने का काम कर रहा है। Hi sir. Okay, so Can you call me Rahul instead of sir? okay. Makes me more comfortable. Okay. I'm really nervous. Okay. Hi Rahul. जीन्स टी शर्ट पहने राहुल का ये अलग अंदाज था। अब वो संवाद स्थापित करने की कला में भी माहिर हो रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाने में भी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। ऐसे में सियासत का सुपर बॉस बनना है तो राहुल गांधी को अभी और परिपक्वता का दर्शन कराना होगा।